सोचते थे, आज आपको यह भी समझना चाहिए। बोस ने एक बार कहा था कि कांग्रेस दक्षिणपंथी विचारों की एक पार्टी है जिसने अंग्रेजों से सत्ता के लिए समझौता कर लिया है और संभावित मंत्रियों की सूची भी तैयार कर ली है। यानी बोस का मानना था कि उस समय कांग्रेस की राष्ट्रीय इकाई में कई बड़े नेता ऐसे थे जिनका सरोकार आजादी से नहीं बल्कि सिर्फ सत्ता के लालच से था। अब आप सोच लीजिए, कांग्रेस का डीएनए आपको यहां से भी समझ में आ जाएगा। कांग्रेस के डीएनए में आजादी नहीं है, कांग्रेस के डीएनए में सत्ता है। और ये तब भी था और ये आज भी है। कहते हैं कि तूफान भी डगमगा जाता है जब उसका सामना समुद्र की लहरों से होता है। बोस समुद्र की इन्हीं लहरों की तरह थे। वो आजादी के किनारे को छूना चाहते थे, लेकिन भारतीय राजनीति में उनके महत्व को दबा दिया गया क्योंकि उनके सामने बड़े बड़े नेताओं का, उन्हें हम कहेंगे मेन स्ट्रीम लीडर्स जो थे, उन सारे नेताओं का बहुत बड़ा गठबंधन सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़ा हुआ था। अपनी हिम्मत, साहस और दूरदृष्टि की वजह से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के अपने लक्ष्य से भटके नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक लक्ष्य को सामने रखकर चल रहे थे और वो लक्ष्य था आजादी। वो सत्ता के लालची नहीं थे। लेकिन कई बार ऐसा हुआ जब महात्मा गांधी और नेहरू के गठजोड़ ने उनके विचारों को वो सम्मान नहीं दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसे आप 3 पॉइंट्स के जरिए समझिए। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब अंग्रेजों की भारत पर पकड़ कमजोर होने लगी थी और बोस उस समय अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन करना चाहते थे। लेकिन बोस के इस विचार का महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने विरोध किया, उन्हें समर्थन नहीं दिया और इसे खारिज कर दिया गया। लेकिन 3 साल बाद यही गठजोड़ इसी विचार से प्रभावित होकर काम करने लगा और गांधी जी ने तब करो या मरो का नारा भी दिया था। यानी जब बोस कह रहे थे कि करो या मरो तो उनकी बात मानी नहीं और बाद में उनके ही विचारों को अपनाना पड़ा। यहां पर एक सवाल यह भी है, महात्मा गांधी तो खुद को अहिंसावादी मानते थे, वो हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, पर उन्होंने भी करो और मरो का नारा दिया जो कि असल में अहिंसा के खिलाफ है, अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि आजादी के लिए सही समय का इंतजार करना गलत रणनीति होगी। इंतजार करने मत बैठिए, आपकी झोली में आजादी आकर गिरेगी नहीं, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि इसके लिए कांग्रेस में संगठन को पहले मजबूत करना होगा और लोगों को पहले ट्रेनिंग देनी होगी। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के इस विचार को भी नकार दिया, लेकिन वर्ष 1942 में वो इसके लिए अचानक से तैयार भी हो गए और तब भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने शुरू किया। और सबसे अहम यह है कि इसके लिए बोस को उन्होंने कोई श्रेय नहीं दिया, जबकि कहा यह जाता है कि ये असली विचार जो था, ओरिजिनल विचार जो था, ये महात्मा गांधी का नहीं बल्कि ये सुभाष चंद्र बोस का विचार था। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करना चाहते थे, लेकिन तब गांधी जी ने यह कहा कि इससे देश में दंगे हो जाएंगे और यह रणनीति सही नहीं है। लेकिन वर्ष 1942 में यानी 3 साल में ही जब अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें किसी भी तरह का कोई दंगा नहीं भड़का। इससे यह पता चलता है कि गांधी जी ने जो वर्ष 1942 में किया उसके लिए सुभाष चंद्र बोस 3 साल पहले 1939 में ही कह चुके थे, आह्वान कर चुके थे, लेकिन 3 साल पहले गांधी जी को यह बात समझ में नहीं आई। इन उदाहरणों से यह साबित होता है कि सुभाष चंद्र बोस उस समय भारत की परिस्थितियों को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से बेहतर समझते थे और शायद इसी वजह से उनके खिलाफ उस समय इतना बड़ा राजनीतिक गठजोड़ बनकर उभर कर सामने आ गया, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि बोस आगे बढ़े। अब आपको सुभाष चंद्र बोस के पौत्र चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज में उनके सहयोगी रहे जॉन लॉब को आज ध्यान से सुनना चाहिए, जिन्होंने यह बताया कि कैसे योग्य होने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस से उनका श्रेय छीन लिया गया। अखंड भारत की जो पहले सरकार, आजाद हिंद सरकार, जिस सरकार की पहला प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो 11 राष्ट्र उनको मान्यता दिया था, भारत में आजादी के बाद ये इतिहास दबाया गया है, छिपाया गया है।
30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी के स्थल पर पहला तिरंगा झंडा चढ़ा के हिंदुस्तान की इस टेरिटरी को आज़ाद घोषित किए थे। वो इतिहास का भी चीज़ को हम झुटला नहीं सकते हैं। आज हम यहाँ एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि जब 21 अक्टूबर 1943 को आजादी से पहले ही, सोचिए 1943 में आजादी से 4 साल पहले सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सरकार की स्थापना कर ली थी, तो उस समय भारत में इसे नकार क्यों दिया गया? उस समय 11 देशों ने नेताजी की इस शपथ को अपनी सहमति दी थी, यानी इस सरकार को मान्यता दे दी थी। भारत की सरकार को मान्यता दे दी थी 1943 में ही, और जो 11 देश थे उनमें जापान, थाईलैंड, चाइना, बर्मा, इटली, जर्मनी और फिलीपींस प्रमुख थे। 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में भारत का तिरंगा झंडा लहराते हुए यह कह दिया था कि आज से यह द्वीप ब्रिटिश राज से आजाद है। लेकिन बोस की इन उपलब्धियों को भारत में चर्चा का विषय बनने ही नहीं दिया गया। यहां एक समझने वाली बात यह भी है कि इन घटनाओं के बाद देश के लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिल से अपना प्रधानमंत्री मान लिया था। इसलिए आज आप याद रखिएगा कि एक शपथ हुई थी 1947 में, जो शपथ ली थी जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद, और उन्हें हमारा देश का पहला प्रधानमंत्री मानता है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में ही भारत सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली थी, और 43 में ही उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का झंडा लहरा दिया था और उसे आजाद घोषित कर दिया था। यानी इस हिसाब से देखें तो भारत के पहले प्रधानमंत्री वो थे, और 1947 में अगर वो होते, लापता नहीं हुए होते, तो उन्हें ही भारत का पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए था। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री के लिए नेचुरल चॉइस थे।